विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इजराइल और ईरान के बीच बिगड़े हालात असर अब भारत के नागरिकों को साफ नजर आने लगा है। बात की जाए तो प्रयागराज से जियारत करने के लिए ईरान गए यात्री वहां जंग के कारण फंसे हैं और उनके परिवारों की जब फिक्र बढ़ गई है और ऐसे में हर साल जियारत के लिए यहाँ से लोग जाते थे। वहीं प्रयागराज के दरियाबाद स्थित हजरत अब्बास की दरगाह पर मुस्लिम शिया समुदाय इकट्ठा हुए और ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय व प्रयागराज के निवासियों और अपने परिवार के लिए दरगाह पर विशेष दुआ करते दिखाई दिए। और उनका कहना था कि जिस तरह से जंग चल रही है, इसराइल के नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे और ईरान जीतेगा। और हमारी दुआ है कि किसी तरह हमारे लोग जियारत के लिए जो गए हैं वे सलामती वापस आ जाएं और हमारे लोग सुरक्षित यहाँ पहुंचे। हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है कि हुकूमत सुरक्षित हमारे लोगों को वापस लाए। और साथ ही उन्होंने वहाँ के नेता के लिए भी दुआ करते दिखाई दिए कि ईरान की जीत हो और इसराइल पूरी तरह से जंग हारे। और क्या कुछ कहना था लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। हुकूमत की कोशिश कर रही है जल्द अज जल्द मुस्तैद ऑब्जेक्ट के साथ अपने वतन यहाँ पर तशरीफ लाए। जहाँ जहाँ मुसलमान जहाँ जहाँ मजबूरी है उन सब की हिफाजत फरमा, हर पाकिस्तान हुकूमत अमेरिका इस्राइल को नेज़ को नाबूद फरमा। यहाँ के लोग की ज़ियारत के लिए गए थे, वहाँ फंसे हुए, तो किस तरह से आज दरगाह पे आप लोग ने दुआ करी है, क्या कुछ खास था और किस तरह से? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि जंग के हालात दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर दुआ किया और ख़ास तौर पर इस दुआ में वो ज़ियारत करने वाले ज़ुवार ज़ायर जो वहाँ पर इस वक्त बहुत सारे काफ़िले, इसमें ख़ास तौर पर यहाँ इलाहाबाद से भी कई काफ़िले जो है वहाँ पर फंस गए हैं जंग की वजह से। तो हम लोगों ने जहाँ अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कि वो सलामती के साथ हमारे वतन में जो भी काफ़िले गए हैं, ख़ासतौर पर यहाँ इलाहाबाद का भी, वो यहाँ सलामत सब लोग रहें और यहाँ आ जाएं। और साथ में मैं चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो हर संभव प्रयास करे, राजनीतिक रूप से जो भी प्रयास हो सके, कि वहाँ से हिंदुस्तान के जो भी लोग वहाँ पर फंसे, चाहे वो स्टूडेंट हों और चाहे वो ज़ायद पे जाने वाले हों, उनको पूरे प्रयास करके हिंदुस्तान व भारत वापस बुलवाया जाए। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजनीतिक रूप से हर कदम उठाएं, पूरी कोशिश करें ताकि हमारे भारतवासी यहाँ पर वापस आ जाए। मैं रजा अब्बास जैदी, मैं अध्यापक हूँ यादगार हुसैन इंटर कॉलेज। क्या मामला था? देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए और गाज़ा में जिस तरीके से बमबारी कर बेगुनाहों को मारा गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला हमला जो है वो इजराइल ने ईरान पे किया। तो अब जब ईरान उस पर कर रहा है हमला, तो ये दुनिया भर की मीडिया में इस तरह का जो माहौल खड़ा किया जा रहा है वो गलत है। और हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान में हमारी सगी बहन भी हैं, वहाँ रहती हैं, बहनों भी मेरे रहते हैं, और वो सारे लोग जो है वहाँ पे सब बाखैरियत है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सब लोग जो हैं वहाँ पे हैं, और यहाँ पे हम लोग जो भी और भी लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए गए हैं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे साथ खैरियत से रहें। जो आज काफिला गया था उसमें से 15 लोगों का काफिला आज ही दिल्ली लौटा है। कारवान जवाद जो रिजवान हैदर जवादी साहब हैं, उनके नेतृत्व में जो गया हुआ था, 15 दिन बाद वो करीब लौट भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट का जो बताया जा रहा है कि फ़्लाइट नहीं चल रही है, फ़्लाइट चालू है। फ़्लाइट से आए हैं लोग, आज 15 लोग आए हैं, उसमें 10 करीब महिलाएं थी और 5 पुरुष थे। सैयद मोहम्मद अस्करी। में दुआ की है कि वो वापस आ जाए खैरियत से, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो उनके लिए भी दुआ गो हैं और सारी दुनिया के लिए दुआ गो हैं। ये युद्ध को दुनिया की कोई भी हुकूमत हल्के में ना ले। ये गाजा नहीं है, ये ईरान है। ये गाजा नहीं, ये ईरान है। ईरान की हिस्ट्री अलग है और हम यही दुआ करते हैं कि ये युद्ध की शांतिपूर्वक
अगर कोई मसला हल हो सकता है तो हल कर लें। और अमेरिका की तानाशाही, इसराइल की गुंडागर्दी ईरान में नहीं चलेगी। क्या दुआ किया जाए? दुआ हम लोग ने ये किया कि शांति हो पूरी दुनिया में और जुल्म का खात्मा हो, इंसानियत की बोलबाली हो। और जो लोग वहाँ फंसे हैं वो हुकूमत से हमारी दरखास्त ये है, गुजारिश है कि हुकूमत उनका कोई इंतजाम करे, उनको वहाँ से निकाल लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़ादार हुसैन है। संगम नगरी प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के अटाले इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब रेस्टोरेंट के बाहर धमाके के साथ बम फेंका गया। बमबाजी के दौरान रेस्टोरेंट में काम कर रहा लड़का डर के मारे अंदर भाग गया। हमलावर बम फेंककर मौके से फरार हो गए। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। वहीं इस बमबाजी के बाद आसपास दहशत का माहौल हो गया और लोग दहशत फैल गई और रेस्टोरेंट मालिक की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। वहीं पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। वहीं सोमवार की सुबह खुद जहां एडिशनल कमिश्नर अजय पाल मौके पहुंचे और उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और साथ ही स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही CCTV भी खंगाला। और बता दें पुलिस कई एंगल से इस पर जांच कर रही है, कहीं पुरानी रंजिश तो नहीं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था या फिर किसी को निशाना बनाना। इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज खुद जहां एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल पहुंचे थे, उनके संग एडिशनल DCP नगर अभिजीत कुमार और भारी पुलिस बल भी मौजूद था अटाले क्षेत्र में। और खुद मौके का उन्होंने जिस तरह से निरीक्षण किया और CCTV देखा, वही इस मामले में जल्द ही पुलिस अब खुलासा करने का दावा भी किया है। थाना क्षेत्र खुलदाबाद चौक रोड पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में 11 बजे करीब 11 साढ़े 11 3 लड़कों के द्वारा यहाँ पे कुछ बमबाजी की घटना की गई है। बम फेंक करके यहाँ पे जो ओनर है रेस्टोरेंट के, उनको जो है धमकी देने का, धमकाने का प्रयास किया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा इसमें जो भी 3 लोग हैं CCTV के माध्यम से और अन्य जो हमारे मैनुअल इंफॉर्मेशन सभी नेटवर्क के माध्यम से उनके तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है, जांच करने का इसमें भी जांच की जा रही है और बहुत जल्द ही खुलासा करके इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें संज्ञान में आया है कि पिछले माह जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसका कुछ लोगों पर खड़ा हुआ था, वो लोग भी इसमें संदिग्ध हैं और लगातार उनकी तलाश भी जारी और वो जल्दी खुलासा करके इसमें कड़ी कार्रवाई की। संगम नगरी प्रयागराज में TT के रिश्वत लेने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें संगम एक्सप्रेस में TT ने यात्री से ली रिश्वत। बता दें प्रयागराज से मेरठ जाने वाली संगम एक्सप्रेस में TT का पैसेंजर से पैसा लेते हुए वीडियो वायरल। AC कोच में सीट देने के नाम पर मांगे पैसे। दोस्त के साथ घटना पर व्यक्ति ने किया एक्स पोस्ट। बता दें मेरठ जाते समय रिश्वत लेने का लगाया आरोप। NCR के DRM प्रयागराज ने कार्रवाई की। SIT सुशील कुमार, डिप्टी SIT हितेंद्र सिंह निलंबित। वीडियो के आधार पर जांच के दिए आदेश, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर AC में सीट देने के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दिए और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से इस वीडियो में क्या बातें हो रही है पैसेंजर और TT के बीच में। बोलो भाई। सर कहीं भी एडजस्ट करा दिए जहाँ आपको लगे। तो यार 35 नंबर तो खाली लेकिन नहीं है, बता RSC की जाएगी एक जगह वही वाला बोला था। मैंने उसको बहुत डांटा भी, लगा यहाँ पे बैठोगे वहाँ बैठोगे, कबड्डी खेलोगे क्या? अब वो सीट पे बैठोगे, वहाँ बैठना है यहाँ बैठना बताओ। वहाँ भी बता कि मेरा 33 से मैं आऊंगी नहीं। हाँ बेटा अब मैटर देखिए, तो वो और लफड़ा है। अब पूरा जग जाहिर हो गया। नहीं जग जाहिर नहीं, वो अभी तो मैं समझा नहीं हूँ। नहीं उनके साथ 2 लोग हैं, एक लोग उधर है, ये उधर है, लेकिन मैं केवल इनके चक्कर में, वो भी नहीं। थैंक यू सर, रियली थैंक यू। लाओ पैसे दो।
मैं जानता हूँ जल्दी कर रहे हैं छोड़ दो पीछे इतना थोड़ी हो रहा है नहीं हो पाएगा पकड़िए गई या फिर बंद निकल जाएगी अब आप कुछ बताई भी नहीं रहे तो बताइए तो क्या करें भाई जी और फिर दो पांच जगह की बहुत आने वाली है उधर इन्होंने जगह ही नहीं निकल रही यार हाँ जब वहीं से चेक की तभी पता चल गया जैसे कि वही 700 का काम चला लीजिए मेरे पास पैसा 1000 ही रुपये अगर नहीं होता तो मैं दे दूँ मैंने झूठ नहीं बोल रहा आपसे आगे आपकी मर्जी है। बैठिए आप उसमें अभी मैं आ रहा हूँ है भी नहीं अपने पास 300 रुपये दे देना तुम्हारे पास से दे दो फिर नंबर पे रहेंगे बैठिए आप वहीं से M1 में 33 M1 में 33 कोई भी पूछे तो उन्हीं के साथ हाँ उनके साथ मैं खड़ा कर नंबर बता दीजिए जरा सब उनका नाम क्या है 33 अरे आप नाम मत पूछिए भैया दे देना हमको 300 रुपये हमको गाँव जाना है मेरे पास बे यार ले जाओ ये भी ले जाओ नहीं भैया बात वो नहीं है M1 ये वाला कि ये वाला क्या संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रेस वार्ता की है और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि वे पीड़ित परिवार से मिलने कौशाम्बी जा रहे थे, उनको रोक लिया गया और पुलिस उनके घर पर थी और उन्हें जाने नहीं दी और साथ ही कौशाम्बी बॉर्डर सील कर दिया गया और उनके कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष को भी हाउस अरेस्ट किया गया है और पीड़ित परिवार को भी घर में कैद कर रखा है और डबल इंजन की सरकार का जुर्म जारी है। और ऐसे में कई गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। जनपद कौशाम्बी के लोहदा सिराथो गांव में मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा हूं। विगत पिछले दिनों में इस पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय की बात को जानने के लिए मैं कौशाम्बी जा रहा था, लेकिन प्रशासन के लोगों ने पूरे कौशाम्बी जनपद को, बॉर्डर को नाकेबंदी कर रखा। कौशाम्बी जनपद के जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया और जिस परिवार से माँ और बेटी से मैं मिलने के लिए जा रहा था उनको भी अरेस्ट करके रखा गया। मुझे भी सुबह से मेरे आवास पर पुलिस समेत कौशाम्बी जाने से रोका। मैं अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हूँ। इनका ये जुर्म और अत्याचार ये कब तक चलेगा कि एक व्यक्ति अपने पीड़ित परिवार से भी न मिल सके, उनके दुख दर्द को न जान सके। इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार का जुर्म और अत्याचार पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। देश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त है। जा चुका है, रिपोर्ट भी भेजी गई है, उसके बाद भी आप जाते क्या वजह है? प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया और प्रतिनिधिमंडल ने अपनी रिपोर्ट भी दी। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी प्रदेश में जुर्म और अत्याचार हो रहा है, प्रतिनिधिमंडल जाने के बावजूद भी हमें हालचाल के लिए जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक कौशाम्बी जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां भी पीड़ितों के साथ अत्याचार और जुर्म हुआ है, ये समाजवादी लोग मानेंगे नहीं, ये कूच करेंगे उन स्थानों पर। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में 2.5 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों के साथ रेप की इतनी घटनाएं बढ़ी हैं और रेप करने वाले लोग जेल में नहीं बल्कि उस परिवार के पीड़ित लोग जेल में जा रहे हैं। ये वर्तमान सरकार का नजरिया है
क्या यही इनका संविधान है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जिस महान नेता के विचारों से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, कि 2.5 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों के साथ रेप हो और रेपकारी जेल न जाए, बीजेपी सरकार ने आज प्रयागराज के रानी मंडी क्षेत्र के रहने वाला परिवार जहां जियारत के लिए ईरान गया था, मगर युद्ध के कारण अब उसे वहीं रुकना पड़ रहा है। रहने के लिए वहां की सरकार ने जगह भले ही दी, मगर खाने पीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है और ऐसे में पूरी तरह से परिवार से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है और परिवार अब परेशान दिखाई दे रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहना था जनता का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से अपने परिवार के लिए परेशान है परिवार और साथ ही किस तरह से कर रहे हैं ईरान के लिए दुआ। आने वाले थे उन लोग, उसके बाद वो जंग स्टार्ट हो गई। अब फंसे हुए लोग यहाँ, उन लोग वहां परेशान है, हम लोग यहाँ परेशान है भाई। और जो बजट एक बना के गए थे उस बजट से बाहर हो गया। पर डे 3,000 रुपए उनके लग रहे हैं खर्च, खाना छोड़कर। खाना भी इसमें अलग से है, तो वो पैसों को भी प्रॉब्लम है। उनकी जो गए हैं, सिस्टर गई है, हमारी 2 सिस्टर हैं, दोनों की तबीयत खराब है, दोनों एस्थमेटिक हैं, तो दवाओं की प्रॉब्लम है। लगातार बात बहुत ज्यादा हो नहीं पाती क्योंकि वो नेटवर्क वहाँ बहुत अच्छा है नहीं। पहले ही अच्छा नहीं था, अब जंग के बाद और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो एयरपोर्ट सब बंद है, बातें हो रही हैं, यहाँ से तो कोई बात हुई नहीं अभी तक। वहीं जो काफिला गया हुआ है, उन काफिले वालों ने एम्बेसी के थ्रू जिससे भी बात किया हो, आज सुबह बात हुई थी हमारे सिस्टर से, तो बता रही थी कि बातचीत चल रही है, वो उसका कब रिजल्ट आएगा अल्लाह जाने। रहने के लिए मदद सबसे बड़ी तो है, फिर बाकी उनकी अपनी की खुद की सिक्योरिटी वहां की गवर्नमेंट तो अभी तक दे ही रही है, उनको बता रही है हर वक्त यहाँ ये होना है, यहाँ क्या होना है। ये लोगों का अपना एक कम्युनिकेशन बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा है। लेकिन पैसे का मामला जहाँ तक है, वहां पैसे अपने खर्च करने पड़ रहे हैं। अब पर डे 3-3,500 रुपए पर डे। 3 लोग हैं, मेरी 2 सिस्टर हैं, भांजा है, बड़ी वाली सिस्टर का बेटा है, वो खर्च हो रहे हैं। इस तरह का मामला चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो पहले हम इस तरीके से देखते हैं, जैसे कि हमारे इमाम हुसैन, करबला की जो एक लड़ाई थी, सेम आज वही मंजर पेश किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, जहां ईरान अपने हक के लिए, बाकी अदर कंट्रियों के लिए, बाकी सारे दुनिया के जितने भी जहां जहां जो भी मजलूम हैं, जिनके ऊपर इजराइल अपनी तरफ से जालिमाना हरकत कर रहा है, उनके खिलाफ वो पूरी तरीके से अपनी पूरी एक छोटी सी कंट्री होते हुए पूरी ताकत से पूरी वो मजम्मत कर रहा है। और उस एक कंट्री के खिलाफ पूरे के पूरे जितने भी इजराइल है, अमेरिका है, उसके खिलाफ पूरी तरीके से चाहते हैं कि ईरान जो है नेस्त नाबूद हो, क्योंकि अकेला वाहिद एक मुस्लिम ही ऐसी वो कंट्री है जो सारे पूरी कम्युनिटी को लेके एक साथ चल रही है। तो अभी तो फिलहाल कहना बहुत ही मुश्किल है कि उसके ऊपर क्या होने वाला, आने वाला वक्त कैसा बीतेगा। बस हम अभी ईरान और उन सभी सियाने अहले बैत के लिए हम दुआ करते हैं। बिजनौर के जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सपना भी नहीं देखा था। कोर्ट उनकी माफ़ीनामा स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई 2025 तय की है। ये आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया। मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें बिजनौर के तैमूरपुर गांव में कब्रिस्तान की ज़मीन पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था। हाईकोर्ट ने डीएम से ज़मीन का रिकॉर्ड और अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। जवाब में डीएम ने बताया था कि ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और अतिक्रमण हटाने के लिए 8 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी सुनवाई 15 मई 2025 को होनी थी। ये तारीख थी जिस दिन हाईकोर्ट में भी इस तारीख की सुनवाई तय थी। कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताई और कहा कि ऐसी तारीख जानबूझकर दी गई लगती है, जो कोर्ट की निगरानी की प्रक्रिया को कमज़ोर करती है।
इसके बाद डीएम ने एक और हलफनामा दायर किया। उसमें उन्होंने यूपी राजस्व संहिता के एक नियम 67(6) का जिक्र किया। हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत को कानून की जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने डीएम को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। 22 मई को पेश हुए हलफनामे में डीएम जसजीत कौर ने उन्हें बिना शर्त माफ़ी मांगी, आश्वस्त किया आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराएगी। इजराइल ईरान के बीच चल रही लड़ाई के बीच ईरान में फंसे करीब 10,000 भारतीय छात्र को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है जब कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारे भारतीय और छात्र उस देश में हो जहां कठिनाई का सामना करना पड़े। कोई भी सरकार हो वहां उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। अगर ये संभव नहीं है तो जल्द से जल्द उन्हें भारत वापस ला सके। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं। इजराइल के बीच काफी लगातार युद्ध भी चल रहा है। ईरान में लगभग 10,000 के करीब जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उसको लेके क्या कुछ आप की प्रतिक्रिया है? क्योंकि काफी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है जब भी कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि हमारे प्रवासी भारतीय या हमारे स्टूडेंट्स जो छात्र हमारे वहाँ उस प्रांत में हो, उस देश में हो, उनको कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उसका दायित्व जो है वो सरकार को होता है। जब भी ऐसा होता है, कोई भी सरकार हो, वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनको वहाँ सुरक्षा प्रदान कर सकें अगर वो संभव है, और अगर संभव नहीं होता तो उनको वहाँ से जल्द देश में वापस ला सकें। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो ईरान संघर्ष हो रहा है, अब उस पर प्रभाव, क्योंकि ईरान अच्छा मित्र भी है और वह चारवा बंदरगाह भी बना रखा है। दोनों अच्छे मित्र हैं। हमारा पारंपरिक एक संबंध ईरान के साथ रहा है। ईरान ने हमको हमेशा सहयोग देने की बात करी है और हम जितना ईरान को सहयोग दे सकते हैं वो हमने हमेशा दिया। जब ईरान पे सैंक्शन लगे थे, अमेरिका ने लगाए थे, तब भी हमने ईरान को बहुत कुछ प्रयास करके ईरान की मदद करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे विशेष संबंध इजराइल के साथ भी हैं। तो जब दो मित्र आपस में लड़ रहे हैं तो हमको क्या करना है, ये हमारी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इस पर सरकार ने जो पेशकश की है, जो सरकार ने कहा है, वो आपके सामने है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर जो कहा है वो भी आपके सामने है। ये जयराम रमेश जी की तरफ से भी इस पर एक आ चुका है, एक प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है और उन्होंने ये कहा है कि हमारे दोनों तरफ संबंध है, इसलिए हमारे लिए ये एक विशेष हमारी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि हम पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द वहाँ पर पीस स्थापित हो सके और जल्द से जल्द वो जो लड़ाई है वो समाप्त हो सके। ये हमारी तरफ से कहा गया है, लेकिन कह देने में और करने में बड़ा अंतर होता है। तो अब हमें क्या करना है ये सरकार को दिखाना होगा, बताना होगा, तभी इस पर कोई टिप्पणी हो सकती है। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था और ऐसे में हर कोई परेशान था और गर्मी के साथ साथ विद्युत कटौती भी लोगों के लिए समस्या बन गई थी। वहीं रविवार देर रात बारिश ने दस्तक दी और मानसून के आने के बाद थोड़ी सी लोगों को राहत मिली, तो वहीं सोमवार की शाम फिर झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और अब जहां मंगलवार को मौसम पूरी तरह से सुहाना था और साथ ही हल्की धूप के साथ ठंड हवाएं चल रही थी, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हुआ और मौसम ने अब करवट ले ली है और मानसून ने प्रयागराज में दस्तक अभी से दे दी है। जबकि मौसम विभाग के अनुसार 18 तारीख तक तेज़ हवाओं के संग बारिश होनी थी, मगर उससे पहले ही 15 तारीख से मानसून ने दस्तक दी है और सड़कों पर लोग चलते नज़र घूमते नज़र आए। जबकि इन्हीं सड़कों पर धूप के कारण लोगों को गमछे और साथ ही छाते का सहारा लेना पड़ रहा था, मगर अब लोग बिना छाते और गमछे के चलते दिखाई दिए और मौसम आसमान में बादल छाने के कारण अच्छा हो गया और चारों तरफ ठंड हवाएं चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे और आसमान में बादल छाए थे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।